Namaskar. Welcome to the State Council of Educational Research and Training. Today, we are going to do a poem that is Now the Leaves Are Falling Fast, which is taken from the Rainbow Part 2 of Class 12. So, before reading the poem, we will know about the poet W.H. Auden and then we will start the poem. So, now let's see the इंट्रोडक्शन पार्ट विच इज गिवन इन योर बुक. आपके बुक में ये इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. वेस्टन ह्यूग ऑर्डन, जो कि हम लोग W.H. ऑर्डन के नाम से जानते हैं, वेस्टन ह्यूग ऑर्डन was born in 1907 and died in 1973, who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection of Age of Anxiety, was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator, and editor. Poetry to him was a serious game which should deepen people's self-awareness, but it should in no case directly affect men's political or religious choices. His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone. As a technician, Auden explored a variety of forms and meters. He had a passion for word coining and using archaic words, which makes him at times difficult to understand. ये पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि W.H. Auden, उनका जन्म 1907 में हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 1973 में, और उन्हें एक बहुत बड़ा जो पुलित्जर प्राइज, जो लिटरेरी फील्ड में एक बहुत बड़ा प्राइज है, वो उनको मिला था 1948 में. उनके एक अपने कलेक्शन, जो कि एक एज ऑफ एंग्जाइटी नाम से एक कलेक्शन था, उसके लिए उनको मिला था. और ही वॉज अ वर्सेटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगरस पोएट. कहा जाता है कि वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत बहुमुखी, मतलब एक ही फील्ड में वो बहुत अच्छा नहीं, वो हर तरह से बहुत सारे फील्ड्स में वो अपना पोएम्स लिखते थे. और इंटेलेक्चुअली विगरस यानी कि मतलब बौद्धिक रूप से बहुत ही जोरदार और बहुत ही सशक्त पोएट थे वो. वर्स ड्रामेटिस्ट, वो ड्रामास भी लिखते थे, लेकिन उनका ड्रामा कैसा होता था, छंद में होता था. क्रिटिक थे. क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक. आलोचक भी जरूरी है. आलोचक मुझे उम्मीद है आप समझते होंगे बच्चों. आलोचक का मतलब होता है कि आपका जो कार्य है उसमें वो क्या अच्छा है, क्या मतलब जो खामियां कुछ अगर हैं तो वो निकाल के वो बताए आपको, या फिर कुछ अच्छाई है, क्या कैसा आपका काम चल रहा है. अगर ये हमारे जीवन में ना हो तो हम काम करें, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा काम कैसा है. तो ये आलोचक का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारे वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में. फिल्म क्रिटिक आपने सुना होगा, फिल्म क्रिटिक होते हैं या नॉवेल्स जो लिटरेरी क्रिटिक होते हैं, तो वो ये काम करते थे. वो ट्रांसलेटर भी थे, अनुवाद भी करते थे और एडिटर भी थे, संपादक भी थे. पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम. पोएट्री उनके लिए वो बहुत हल्के में नहीं लेते थे, बहुत ही गंभीरता से. पोएट ये नहीं कि जो मतलब ऐसे ही लिख दिए, बस मैंने लिख दिया, पोएम हो गया. वो कोई भी पोएट्री लिखते थे तो वो उसको गंभीरता से लेते थे, फील करके, और उसका मतलब उनके लिए बहुत बड़ा होता था. उस तरह से वो सीरियसली लिखते थे. विच शुड डीपन पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस. और उन्हें लगता था कि पोएट्री ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे सेल्फ अवेयरनेस, लोग खुद ब खुद उस पोएम को पढ़ के और फिर जागरूक हों और अवेयर हो जाएं, ऐसा पोएम होना चाहिए. बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस. लेकिन वो उन्हें इस बात का भी ध्यान होता था कि किसी भी केस में, जैसे हर इंसान का पॉलिटिकल या रिलीजियस जो भी अपना अपना मत होता है, अपना अपना राय, अपनी अपनी राय होती है, तो ये चीज वो अपनी पोएट्री से अफेक्ट नहीं करना चाहते थे. वो इन सब चीजों से दूर रहते थे. किसी की पर्सनल मतलब फीलिंग को वो अफेक्ट नहीं करना चाहते थे. His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas, but his later poems are overtly Christian and more personal in tone.
शुरुआती दौर में उनके पोएम्स में हमें झलक दिखती है राजनीति, पॉलिटिकल अफेयर्स की और कुछ आइडियाज उस तरह के, लेकिन बाद में जो उन्होंने पोएम लिखा वो उसमें ओवरटली ओवरटली का मतलब बिल्कुल खुलकर क्रिश्चियनिटी उनका अपने धर्म से रिलेटेड होता था और बहुत ज्यादा पर्सनल अपने फीलिंग्स को वो उतारते थे पोएम में। As a technician, Auden explored a variety of stanzas, forms and meters. एक टेक्नीशियन जैसे हम हर क्षेत्र में हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, उस तरह से लिटरेरी फील्ड में भी ऑर्डन कुछ कुछ नया कुछ एक्सप्लोर करके, आप तो जानते हैं कि अगर कुछ नया होता है तो सभी का ध्यान जाता है, सभी पसंद करते हैं। तो हम भी अब अपना अपना काम जब करते हैं, आप बच्चे भी कुछ अगर कर रहे हैं तो सोचते हैं कि नहीं ये तो हम कर चुके हैं, चलो अब हम इसे कुछ नए तरीके से करते हैं। तो उसी उसी तरह से ऑर्डन भी अपने कामों में बहुत सारा कुछ अलग डिफरेंट एक्सप्लोर करके डालना चाहते थे। ऑर्डन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैंजास, फॉर्म्स एंड मीटर्स। वो अपने पोएम्स में बहुत सारा जो फॉर्म्स और मीटर्स होता है उसको उसमें वेरिएशंस लाते थे। जैसे कि हमारा पोएम यहाँ पे है, अब मैं आपको पोएम के बारे में कैसा है पहले इंट्रोडक्शन दूंगी पोएम का, पहले हम लोग ये कर ले। तो ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग। उन्हें शब्द जैसे होता है कि अ, शब्द निर्माण होता है, नया नया वर्ड्स को उनको एक साथ असेंबल करके और फिर पोयम कैसा इफेक्टिव बनेगा, ये भी उनका शौक था। तो हम लोग उनके पोयम में देखेंगे कि उनका पैशन जो वर्ड क्वाइनिंग के प्रति है वो देखेंगे। और एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स क्या होता है? प्राचीन शब्द, पुराने शब्द। कभी-कभी हमें उनके पोयम में उन शब्दों का भी की भी झलक मिलेगी। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ थोड़ा समझने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर मैं तो यहाँ हूँ आपको समझाने के लिए। तो व्हिच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आगे है, he left England as early as 1939 to settle permanently in United States. Auden's work is divided into British and American phases. The notable works of English phases are The Orators, The Dance of Death, Look Stranger, Spain, and Another Time. The notable works of American phase include New Year Letter, For the Time Being, The Age of Anxiety, The Shield of Achilles, The Present Lyric, Now the Leaves Are Falling Fast, enacts the frustration inherent in human life, the aspirations that are not fulfilled, and the sense of loneliness in which every individual lives and dies. आगे के पार्ट में क्या लिखा है? वो उन्होंने ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939। वो इंग्लैंड छोड़ दिए थे पहले, वो इंग्लैंड में रह के अपना कुछ काम किए एज अ पोएट, लेकिन फिर वो इंग्लैंड छोड़ के 1939 में और यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे वहां सेटल होने के लिए परमानेंटली, हमेशा के लिए। ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। और उनका इसीलिए इसी कारण से उनका वर्क जो है, पूरा वर्क है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अपने आप दो पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि डिवाइड हो गया है। कुछ पहला पार्ट जो है वो ब्रिटिश उसमें इफेक्ट है और मतलब फेज में है, लिखा हुआ है इसलिए। और जो सेकंड पार्ट उनका जो पोएम्स है या वर्क्स जो भी है वो अमेरिकन फेज में लिखा हुआ है, तो उसकी झलक हमें दिखती है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फेजेस। इंग्लिश फेज इंग्लैंड में रहे तब वो उनका जो वर्क्स है, जो जिसमें खास जो कुछ है वो क्या क्या है? द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। और फिर अमेरिकन फेज में जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उसमें जो मेन वर्क्स उनके जो है वो क्या है? न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एसलिस एंड। और ये इतना था। और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, द प्रेजेंट लिरिक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, enacts the frustration inherent in human life। हम लोग जो भी पोयम पढ़ने वाले हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें क्या दिखता है हमें? हमें फ्रस्ट्रेशन दिखता है। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का मतलब है निराशा। और इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इनहेरेंट मतलब होता है अंतर्निहित, मतलब निराशा हर इंसान के मन में कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी उसे
किसी बात से निराशा होती है। हर इंसान को ऐसा एक मोड़ आता है, ऐसा एक क्षण आता है जब इंसान निराश हो जाता है और उसके इसी तरह का जो फ्रस्ट और उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन फिर जब पैदा हो जाता है किसी चीज के प्रति, तो एक ह्यूमन लाइफ में, एक आम इंसान के जीवन में जब फ्रस्ट्रेशन होता है उसके अंदर, तो फिर क्यों होता है जनरली ये फ्रस्ट्रेशन, क्या आपने सोचा है? ये तभी होता है जब जो एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं जो है दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो आकांक्षाएं जो आप मतलब सोच हो सकता है कभी कुछ पाने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हार जाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं भी होता है। तो जब एस्पिरेशंस जो हैं, जब आकांक्षाएँ जो हैं, वो पूरा नहीं होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो क्या होता है, इंसान अंदर से लगभग टूट जैसा जाता है और फिर वो एक उसके अंदर एक अकेलापन-सा हो जाता है। बिल्कुल वो खाली-खाली महसूस करने लगता है, निराश हो जाता है, हर वक़्त वो कुछ अजीब-सा लगता है कि बिल्कुल अकेला है जीवन में। तो यही ये है द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन व्हिच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। और इसी तरह का कि उधेड़-बुन में कभी जब वो दुखी होता है, एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुए रहते हैं और इसी तरह से हर एक इंसान अ, के मन में ऐसा रहता है, वो जीता है, मरता है उसी के साथ। तो इस तरह की फीलिंग को ये दर्शाता है। कौन-सा पोएम है ये? द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो हम लोग ये पोएम अब आगे पढ़ेंगे। ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका एक दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, ये ऑटम सॉन्ग है। ऑटम सॉन्ग क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट लाइन में ही देखेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो लीव्स पत्ते कब झड़ते हैं? पत्ते झड़ते हैं ऑटम सीज़न में। तो अब पत्ते क्यों झड़ते हैं ये भी आपको बता दूँ। जैसे स्नोफॉल होता है, जहाँ भी एरिया जिस कंट्रीज़ में स्नोफॉल होता है, जहाँ बिल्कुल ठंड में बिल्कुल बर्फ से भर जाता है हर ओर, वहाँ क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, प्रकृति जो है, वो स्नोफॉल की तैयारी करती है। जो एनिमल्स हैं वो भी तैयारी करते हैं, आपने सुना होगा, जो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, अपना पूरा विंटर सीज़न का अपना भोजन जमा करके या लेके और वो सोने चले जाते हैं, पूरा पूरा विंटर स्लीप करते हैं। उसी तरह से पेड़ जो भी हैं, पेड़-पौधे भी हैं, वो भी तैयारी करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। झड़ते हैं क्योंकि अगर बर्फ गिरेगा तो पत्ते रहेंगे, तो पत्तों पे बर्फ गिरेगा तो वो पेड़ फिर ठंड से सूख जाएँगे। इसलिए वो तैयारी करते हैं, सारा पत्ता उनका झड़ जाता है और फिर पूरे विंटर जब स्नो क्लैड होते हैं ट्रीज़ और पूरा फील्ड और माउंटेन एवरीथिंग पूरा व्हाइट होता है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं, ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और विंटर सीज़न के बाद जब स्नो मेल्ट होता है, तो फिर से वो नए पत्ते निकल आते हैं। तो इस तरह से ये एक ऑटम सीज़न होता है, तो उसमें उसी समय का ये लिटरल मीनिंग तो इसका यही है, लेकिन इनर बहुत डीप मीनिंग है। हम लोग पोएम पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। और भी पोएम के बारे में बताना चाहते हैं। ये पोएम जो है वो 5 क्वाट्रेंस में है। 5 क्वाट्रेंस का मतलब हुआ कि क्वाट्रेंस का मतलब होता है 4 लाइन का स्टैन्ज़ा है और 5 स्टैन्ज़ास में ये पोएम डिवाइडेड है। जिसका राइमिंग स्कीम क्या है? ए, ए, बी, बी। हम जब पढ़ेंगे तो मैं फिर से आपको ध्यान दिलाऊँगी पोएम जब हम लोग देखेंगे तो, कि इसका राइमिंग स्कीम जो है वो ए, ए, बी, बी करके है और इसका थीम क्या है? डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ। इसका मेन थीम वही है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं पोएम का नाम कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते झड़ रहे हैं। ये क्या होगा? ऑटम से रिलेटेड होगा, ऑटम सॉन्ग हो सकता है। लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ यही दिख रहा है। लेकिन अंदर इसका मीनिंग, इनर मीनिंग जो है वो डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी है, डेथ है, दुःख है, निराशा है। इसी तरह का मतलब डाउनफॉल जैसे होता है, पतन होता है पूरे समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से करप्शन है, किस तरह से पॉल्यूशन है, किस तरह से लोग निराश हो रहे हैं। ये सब भी इसमें दर्शाया गया है। पोएट ने बखूबी बहुत अच्छी तरह से जो समाज में यथार्थ है उसको दिखाते हुए एक सिंपल सा पोएम, सिंपल येट वेरी मीनिंगफुल, बहुत ही मीनिंगफुल है। इनर मीनिंग जो है वो बहुत प्रभावशाली है। जब आप पढ़ेंगे तो इसको खुद ब खुद देखेंगे और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम।
चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. ये पोएम में जो फर्स्ट लाइन है क्या है? Now the leaves are falling fast. अब पत्ते जो है वो तेजी से झड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पत्ते कब झड़ते हैं? ऑटम सीजन में झड़ते हैं। तो पत्ते जो है वो तेजी से झड़ रहे हैं और नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। ये तो जो हम लिटरल मीनिंग है पहले हम लोग वो देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसका इनर मीनिंग बताऊंगी। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स क्या होता है? नर्सेस फ्लावर आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जंगलों में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे उसका बीज झड़ के और छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, आपने जरूर देखा होगा। तो उसे हम कहते हैं नर्सेस फ्लावर्स। तो कह रहा है पोएट कि जो बड़े जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उनकी छत्र छाया में जो है वो नर्सेस फ्लावर्स छोटे छोटे पौधे जो उगे हुए हैं, तो क्या होगा कि जब लीव्स सारे झड़ेंगे नीचे गिरेंगे तो सारे पत्ते तो गिरेंगे तो अपने जड़ के पास जमीन धरती पे ही गिरेंगे। तो वहां क्या होगा, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो उगे हुए छोटे पौधे हैं, वो भी दब जाएंगे। और कैसे दब जाएंगे? पत्ते सारे सूखे, जो पत्ते गिरेंगे वो सूखेंगे और वहीं पे ढेर मतलब ऐसे ही बिखरे हुए रहेंगे और उसके नीचे जो कोमल नए पौधे हैं वो दब जाएंगे और दबे हुए क्या होगा, लास्ट में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स यानी छोटे पौधे जो है वो भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। अब जब नहीं बचेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? ग्रेव्स में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और फिर जो छोटे पौधे हैं तो उनका जो जगह है वो खत्म हो जाएगा, वो ऐसे ही खाली पड़ा रहेगा। अब हम लोग आते हैं इसके इनर मीनिंग में। देखिएगा कितना डीप मीनिंग है। पोएट कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते हैं वो तेजी से झड़ रहे हैं। यहाँ कौन है? लीव्स जो आर फॉलिंग फास्ट कौन है? समाज के वे बुजुर्ग लोग, समाज के वे बड़े लोग जो हमारे समाज को एक छत्र छाया, एक अम्ब्रेला कहते हैं ना कि एक अम्ब्रेला की तरह होता है। फैमिली में जो हेड होते हैं वो एक हमारा छत जैसा छत्र छाया प्रदान, मतलब एक छत होते हैं हमारे घर के लिए। तो उसी तरह से जो समाज के लिए भी जो बड़े जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर पीपल हैं, वो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक गार्जियनशिप जैसा रोल प्ले करते हैं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट यानी वो बुजुर्ग, वो ओल्ड पीपल, वो बड़े लोग जो हैं, वो लोग भी बड़े लोग, यहाँ सिर्फ बुजुर्ग नहीं, यहाँ बड़े लोगों से भी कह सकते हैं। लोग, यहाँ जो लोग हैं वो मर रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। खत्म होने का कारण क्या है? पोएट का कहना है कि खत्म होने का कारण है कि आजकल इतने तरह का बहुत सारे कारण को हम ले सकते हैं, जैसे कि करप्शन है, पोल्यूशन है और बहुत सारा निराशा होने वाली बातें, जैसे उनकी मान लीजिए कि कोई किसी की मन की बात पूरी नहीं हुई या फिर कोई किसी कारण से दुखी है, जो भी हो, समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हैं। ये सब कारण है, बहुत सारे कारण हैं जिससे लोग धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं। और नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट का मतलब है जो बच्चे, जो हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हम बड़ों की छत्र छाया में रह रहे हैं, बड़े उनका केयर कर रहे हैं, तो अब जब बड़े ही नहीं हैं, नहीं रहेंगे, अगर गिर रहे हैं, फॉलिंग फास्ट यानी वो उनकी डेथ हो रही है, वो गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नर्सेस फ्लावर्स यानी यहाँ छोटे पौधों की जगह छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो क्या हो रहा है? वो खत्म हो रहे हैं, वो ग्रेव्स की ओर जा रहे हैं, कब्र की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और इस तरह से जब बच्चे जब खत्म हो जा रहे हैं, जब नहीं रह रहे हैं, वो जीवित नहीं है, तो उनके जो प्रैम्स हैं, प्रैम्स क्या है आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसको परैम्बुलेटर या प्रैम्स बोलते हैं, जिसमें माएँ जो हैं वो बच्चों को गाड़ी में बैठा के और बाहर घुमाने ले जाती हैं या कहीं भी जा रही हैं तो बच्चों का गाड़ी है उसको प्रैम कहते हैं। तो ये प्रैम्स क्या होगा? फिर तो खाली रह जाएगा,
जब बच्चे ही नहीं हैं, सारे जब बड़े बुजुर्ग खत्म हो रहे हैं, उनके साथ साथ छोटे छोटे जो समाज में बच्चे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, तो क्या है, ये प्रैम्स ऐसे ही लुढ़कते रहेगा, रोल करते रहेगा, ऐसे ही लुढ़क के जाते रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ जो लिटरल मीनिंग था, सिर्फ पत्ते झड़ रहे थे, कुछ नहीं था। लेकिन इनर मीनिंग क्या है कि हमारे समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कितनी अहमियत है। जो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, गार्जियन, आप सभी के घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, दादा-दादी, नाना-नानी, आप इसको महसूस कर सकते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है उनका, और बच्चों से कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है, बच्चे भी बहुत अच्छा कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बढ़िया अच्छी बातें उन्हें सीखने को मिलती है। अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उसको वो बना के रखते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो कितना मजबूती से हमें हमारे बच्चों को, आप सभी को, आप बच्चों को कितना एक मतलब मजबूती प्रदान करते हैं, और एक सपोर्ट होता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम है पूरे सोसाइटी के। तो यहाँ पे क्या है कि वो प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, whispering neighbors left and right pluck us from real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees. पोएट कह रहे हैं कि विस्परिंग नेबर्स, जब खत्म हो रहे हैं लोग, बड़े बूढ़े बच्चे सभी खत्म हो रहे हैं, तो अब आगे का उनको क्या दिख रहा है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर शाब्दिक अर्थ तो है कि फुसफुसा रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन नहीं, यहाँ विस्परिंग नेबर का मतलब है मौत मौत के जो दूत होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में यमदूत, तो लग रहा है कि चारों ओर सब तरफ लेफ्ट एंड राइट, बाएं दाएं हर तरफ यमदूत घूम रहे हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, हर तरफ जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैं, तो वो घूम रहे हैं। प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, हमें हमारी असली खुशी से वो वंचित कर रहे हैं, छीन रहे हैं। प्लकिंग फ्लावर्स सुना होगा आपने। फूल को जब पौधे से हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो कहते हैं कि वी आर प्लकिंग फ्लावर्स। तो ये क्या कर रहे हैं हमें, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, असली जो खुशी है हमारे जीवन की, उससे हमें प्लक कर दे रहे हैं। हमारे जीवन में जो खुशी है उससे हमें दूर कर दे रहे हैं। कौन? ये यमदूत, जो मौत के जो मैसेंजर्स हैं, डेथ के मैसेंजर्स हैं, वो इधर-उधर घूम रहे हैं, और कब किसका नंबर आ जाए, सभी लोग इसी चक्कर में डरे हुए हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, हमें हमारी असली खुशी से ये वंचित कर रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, कब किसकी बारी आ जाए ये किसी को नहीं पता। तो हम अभी एक्टिव हैं, हम काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल फिट एंड फाइन एक्टिवली काम कर रहे हैं, और अचानक से हमारा लग रहा है कि ऐसे काम करते करते ही, मान लो कि कोई बैठा है, कभी कभी हम बैठते हैं आराम से चेयर पे, तो आप ध्यान दिए होंगे कि हम दोनों घुटनों पे अपना जो हाथ है वो रख लेते हैं। कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा चल के, बहुत थक के आते हैं, बैठ जाते हैं, तो घुटनों पे हम दोनों हाथ को रख लेते हैं। तो सपोज़ अगर हम वैसे बैठे हैं और हमारा समय आ गया, तो एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज़, जब ये मौत के सौदागर घूम रहे हैं, कब हमारी बारी आ जाए, हम एक्टिव हैं, दोनों हाथ अभी घुटने पे है ही, अभी हम उसको सहला रहे हैं कि बड़ा दर्द हो रहा है घुटनों में, तब तक जहाँ है वहीं के वहीं स्टिफ हो गए, मतलब हमारी डेथ हो गई। तो इस तरह का मतलब नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन सेपरेट नीज, जहाँ है दोनों घुटनों पे अगर हाथ रखे हैं, वहीं का वहीं फ्रीज हो गए, वहीं का वहीं बिल्कुल एकदम फ्रीज हो जाना, मतलब बॉडी फ्रीज हो जाना, मतलब उसकी उस इंसान की डेथ हो गई। तो एक्टिव हैं और अचानक ही काम करते-करते एक्टिव हैं, और हमारी डेथ हो गई। इस तरह का नज़ारा दिख रहा है। अब विस्परिंग नेबर्स जो हैं इधर-उधर घूम रहे हैं, और सभी को अब उनके रियल खुशी से वंचित कर रहे हैं। जो डिलाइट है उससे उसको उनको हटा दे रहे हैं, और कब किसकी मौत हो जा रही है, कुछ पता नहीं। तो आगे का फिर पैराग्राफ देखते हैं फिर हम लोग। Dead in hundreds at the back, follow wooden in our track. Arms raised stiffly to reprove in false attitudes of love. Starving through the leafless wood,
Trolls run scolding for their food, and the nightingale is dumb, and the angle will not come. तो ये पोएट फिर क्या बोल रहे हैं, इन द फर्दर लाइंस द पोएट इज ट्राइंग टू से कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। हमने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ से ही हम देख रहे हैं कि लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब लोग जो हैं वो मर रहे हैं। तो अब इतना, और फिर बाद में ये भी देख रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं मर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका नतीजा क्या है कि हम जब चारों ओर अपना नजर दौड़ा रहे हैं, पीछे भी नजर दौड़ा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग मरे हुए पड़े हुए हैं रास्ते में या फिर आगे पीछे, सब जगह डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। यहाँ वुडन क्या है, वुडन जो है वो ताबूत। हम लोग अगर देखते हैं कि डेड बॉडीज को जब दफनाने जाते हैं तो क्या होता है, उनको एक लकड़ी के बक्से में रखा जाता है, ताबूत कहा जाता है हिंदी में, कॉफिन बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ वुडन का मतलब वही है। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, इधर उधर सब तरफ पीछे भी सैकड़ों लोग गिरे पड़े मरे हुए हैं, और आगे भी हर तरफ रास्ते में हमें वो कॉफिन दिख रहे हैं। और आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, और जो लोग उनके साथ जो अंतिम यात्रा में जो उन कॉफिन्स के साथ जा रहे हैं, उनको हम लोग क्या देख रहे हैं, आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव, हाथ ऊपर करके जैसे दुआ मांगते हैं। तो ईश्वर की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन एक तरह से जैसे लग रहा है कि वो ईश्वर को रिब्यूक भी कर रहे हैं, उनको दोष भी दे रहे हैं कि ये क्या बात हुआ, एक तो जिंदगी देते हो और फिर ले लेते हो। तो आर्म्स रेज्ड ऊपर की ओर है, और स्टिफली टू रिप्रूव, जैसे लग रहा है कि ऊपर हाथ करके और फिर वो भगवान से शिकायत भी कर रहे हैं। और इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, और वो जो लोग हैं जिनके मरने पे वो आए हैं, हमें तो ऐसा दिख रहा है कि वो उनके प्रेम में, वहाँ उनके सम्मान में, प्रेम में आए हुए हैं उनके मरने पे। लेकिन ये फॉल्स है, ये जो एटीट्यूड ऑफ लव है, जो स्नेह का जो दिखावा कर रहे हैं, वो ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि उस सबके मन में भय सता रहा है कि कब उनकी बारी आ जाएगी। सभी को डर है, जब सभी लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो कब उनकी भी बारी आ जाएगी, उन्हें एक अंदर से भय है। तो ये जो एटीट्यूड ऑफ लव है, ये फॉल्स लग रहा है उनको, सभी को। ये लग रहा है कि दिखावा सिर्फ हो रहा है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, भूखे मरना। और लीफलेस वुड क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा कि लीफलेस वुड हो गया है, सारे पत्ते झड़ रहे हैं, ऑटम सीजन है। ऑटम सीजन में जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं स्नोफॉल का, सारे पत्ते उनके झड़ जाते हैं। तो ये अब जो जंगल है उसमें एक भी पत्ता नहीं है, यानी कुछ हरा भरा नहीं है, खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो अब जो है, जो प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं, वो बिल्कुल भूखे तड़प रहे हैं। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ट्रॉल्स क्या है? जो अगली क्रीचर्स जो है, जो अ, हम लोग ऐसे देखते हैं, ये यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में जो अगली क्रीचर्स होते हैं, जो बदसूरत, इस तरह के, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेत आत्मा है या फिर कुछ है, जिन है, ये सब जो भी है, लेकिन उनका माइथोलॉजी में वो ट्रॉल्स उनको कहा जाता है। तो वो भी इधर-उधर फूड खाने के लिए भटक रहे हैं, फूड के लिए भटक रहे हैं। और ऐसा भयानक स्थिति को देख के, ऐसा दुख भरा जो पूरा वातावरण है, उसको देख के क्या हुआ है, सारा खुशी का तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या है, जो नाइटिंगेल, जो इतनी अच्छी गाने वाली चिड़िया होती है, वो भी डम हो गई है। वो भी बिल्कुल जैसे चुप हो गई है। डम मतलब गूंगा, तो यहाँ यहाँ पे डम का मतलब क्या है, चुप हो जाना। जो नाइटिंगेल इतना खूबसूरत, इतना मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया है, वो भी डर के मारे चुप हो गई है। एंड द एंगल विल नॉट कम। और यहाँ पे क्या है, वो जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, कि मतलब वो फिर से जो पहले था, जिस तरह का माहौल हुआ करता था, जो पर्सपेक्टिव हुआ करता था, वो अब नहीं आने वाला है। इस तरह का भयानक स्थिति है, इस तरह का डरावना जो स्थिति है, तनावपूर्ण है, सब कुछ भयावह दिख रहा है। तो अब पहले जैसा कुछ भी माहौल होने वाला नहीं है, यही पोएट कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, होप यू हैव अंडरस्टूड the poem till this, or in the next class we will do the rest part of the poem. So till then, read the poem once again yourself, and then try to understand and recall whatever you have learned in the class.